क्या रखा? तेल। ये ज्यादा गण है क्योंकि भिंडी भी मैंने वो करी। फिर गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे कि भाई हम ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। किसी फंक्शन के अंदर अगर हमने ऑब्जेक्ट को पास करना हो तो कैसे पास करेंगे। तो चलो मान लेते हैं भाई अपनी जो टेस्ट क्लास है इसके अंदर मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट ए और बी। ठीक है, टेस्ट नाम से मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जिसके अंदर हम ए और बी को इनिशियलाइज करवाएंगे। और इसको इनिशियलाइज कराएंगे तो यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे T1 के अंदर मान लेते हैं हम वैल्यू देते हैं 10 20। ठीक है, फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टेस्ट T2 इज इक्वल टू न्यू टेस्ट और इसके अंदर वैल्यू मान लेते हैं हम देते हैं 20 और 30। और हम ये देखेंगे कि भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। इक्वल का मतलब देखो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी अलग अलग क्रिएट होगी ए और बी की। T1 के लिए अलग कॉपी क्रिएट होगी ए बी की और T2 के लिए अलग कॉपी क्रिएट होगी। हम कंपेयर करेंगे T1 की ए की वैल्यू T2 की ए की वैल्यू के साथ। समझ रहे हो? जैसे मान ले ये अपना है T1 और ये अपना है T2। T1 के अंदर आपका जो A है और B है इसकी वैल्यू है 10 20 क्योंकि हमने ये पास करी है। 10 के आई के अंदर 10 आ जाएगा और J के अंदर 20। A के अंदर हमने I की वैल्यू डाल दी और B के अंदर J की वैल्यू डाल दी। इसी तरीके से जब हमने T2 के साथ T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसमें A की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी और B की वैल्यू 30 आ जाएगी। अपना जो मोटिव है वो ये है कि भाई जो T1 का A है क्या वो इक्वल है T2 के A के, और T2 का जो B है सॉरी T1 का B है वो इक्वल है T2 का B के। अगर ये दोनों कंडीशन अपनी ट्रू होती है तो हम कहेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं इक्वल नाम से जो ये काम करेगा कि भाई
चेक करेगा कि दोनों की जो वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो इक्वल है या नहीं है। और अगर वो इक्वल है तो ये फंक्शन क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में अगर अपने को रिजल्ट दे रहा है तो रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी, बुलियन, है ना। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने चेक करना है T1 का A और T2 का A, फिर T1 का B, T2 का B। अब दोनों के नाम सेम है, A और दोनों मतलब ऑब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल A है, दूसरा वेरिएबल B है। अब हमने इनको डिस्टिंग्विश करना है, एक दूसरे से सेपरेट करना है ना। तो वो कैसे करेंगे, एक तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि भाई हम टेस्ट का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं T। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो पहले हम इसको कॉल करते हैं एक बार। अब ये रिजल्ट अपने को किस फॉर्म में देगा, बुलियन फॉर्म में। मैं मान लेता हूं कि भाई मैं सीधा प्रिंट करवाता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ प्रिंट करवाता हूं T1 इक्वल T2, और यहाँ से हम फंक्शन कॉल करेंगे, बुलियन जो इक्वल्स फंक्शन है ये, इसको कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से, T1 डॉट इक्वल्स, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम इसमें एज आर्गुमेंट पास करेंगे। जब मैं लिखता हूं T1 डॉट इक्वल्स, इसका मतलब है T1 की हेल्प से हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और T2 को उसमें हमने एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। अब T2 एज आर्गुमेंट गया है तो जो T है ये किसको पॉइंट करेगा, T2 को, क्योंकि इसका एड्रेस आपने T के अंदर भेज दिया, जैसे कोई भी एक वेरिएबल पास करते हैं, सेम चीज है। ठीक है, अब मैंने कंपेयर करना है T1 का A और T2 का A। अब मैं यहां लिखूं अगर T डॉट ए किसको पॉइंट करेगा, T1 के A को या T2 के A को, फटाफट बताओ मेरे को। T2 के को सर। मैसेज करो। आवाज जल्दी बताओ। T1 डॉट ए लिखा मैंने, ये T1 का A को पॉइंट कर रहा है या T2 के A को पॉइंट कर रहा है, किरण ठीक है, दीपिका ठीक। काजल ठीक, खुशी ठीक। अब मैंने T2 का A तो अपने पास आ गया, अब मैंने इसको कंपेयर करना T1 के A से। T1 का A कंपेयर करना तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, वो लिख के बताओ मेरे को।
C++ में ये चीज बताई हुई है, अगर मुझे T1 का एक अगर यहाँ पर लिखना है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? किरण, शाबाश, बहुत बढ़िया किरण। बाकी बच्चे? दीपिका गलत। अभी तक सिर्फ किरण का ठीक है। इसको मैं सिर्फ ए से पॉइंट दूंगा, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से आप इसको कॉल कर रहे हो, T1 से आपने इक्वल्स फंक्शन को कॉल किया है, तो T1 का जो मेंबर है वो ए है। ए बी इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब T1 या T2 साथ में लगाने की जरूरत नहीं है। जिससे आपने कॉल किया है, आप उसके मेंबर को डायरेक्ट जो वेरिएबल नेम है उससे यूज कर सकते हो। शाबाश किरण। और मैंने इसको कंपेयर करना है, T1 का एक को कंपेयर कर लिया हमने T2 के से, अब हमने T2 के बी को T1 के बी से कंपेयर करना है, तो उसको कैसे मैं लिखूंगा, मुझे लिख के बताओ। शाबाश किरण। साक्षी ठीक है। ईशा ठीक। बताता हूँ स्वीटी, रुको। खुशी ठीक है। आरती ठीक है। C डॉट बी इज इक्वल टू
सिंपल बी। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। एल्स क्या करूंगा, एल्स रिटर्न कर दूंगा मैं फॉल्स, है ना। अब मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ। अपना कंपाइल हो गया ऐसे ही। देखो इसने रिजल्ट दिया T1 इक्वल टू T2 फॉल्स, क्योंकि अपने T1 की जो वैल्यू थी वो 10 और 20 थी, ए और बी की वैल्यू, और T2 में क्या थी 20 और 30, इसलिए इसने अपने को फॉल्स रिजल्ट दिया है। अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मान लेते हैं कि भाई अपने पास जो वैल्यू है वो है 20 और 30, दोनों में सेम है। इस केस में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं कंपाइल करता हूँ दोबारा। देखो इस केस में हमें रिजल्ट मिला जो वो ट्रू है, क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी सेम है। देखो हमने जो इक्वल्स नाम से एक मेथड बनाया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया क्योंकि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना था, सिंपल सी बात है। और फिर एक मेथड बनाया जो कि हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट दे रहा है, इसलिए ये बुलियन है। अगर दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, दोनों ऑब्जेक्ट्स के केस में अगर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल है तो हम रिजल्ट अपना रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। जब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसने क्या किया, T1 का जो A है और T2 का B है, सॉरी T1 का B है, इसमें 20 और इसमें 30 डाल दिया। फिर हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसमें भी हमने 20 और 30 डाल दिया A और B के अंदर, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे कंट्रोल आपका यहाँ आएगा, आई के अंदर 20 आ जाएगा, जे के अंदर 30 आ जाएगा, ए के अंदर आपकी आई की वैल्यू है, बी के अंदर आपकी जे की वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू सेट होगी। उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है कि T1 की वैल्यू इक्वल है T2 के ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। हम क्योंकि डायरेक्ट जो इसका रिजल्ट आएगा उसी को हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। अब मैं इक्वल्स मेथड को कॉल करता हूँ T1 से, T1 डॉट इक्वल्स, और उसमें एज आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ T2 को। तो एज आर्ग्यूमेंट अपने T2 पास कर दिया, तो यहाँ पर जो टाइप है मैंने टेस्ट क्यों ली है, कई जो इससे पहले वाले केस आपने देखे होंगे, इंट लेते हैं, फ्लोट, डबल, इस टाइप से लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट क्यों लिया है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, टेस्ट क्लास का, तो उसकी टाइप क्या हुई, जो क्लास है एक यूजर डिफाइंड टाइप है ना, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, तो इसकी टाइप क्या हुई आपकी क्लास, इसलिए मैंने यहाँ पर टेस्ट लिया है। और उसका वेरिएबल नेम देते हो आप कोई, जो डाटा टाइप का आपने मेंशन कर दिया टेस्ट, इसका कोई वेरिएबल नेम बताओगे, ये वेरिएबल नेम हमने टी ले लिया। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो T2
है जो T1 के अंदर आ जाएगा, मतलब T1 इस टाइम, सॉरी T है जो इस टाइम ये आपके T2 को पॉइंट करेगा। अब जो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मैंने लिखा T डॉट ए इक्वल ए। अब जब मैं लिखता हूँ T डॉट ए, इसका मतलब साफ है कि भाई ये वाला ए है आपका, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया, लेकिन इसके साथ हमने कुछ मेंशन नहीं किया ए के साथ। जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हो, ध्यान से सुनो, जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हो फंक्शन को, ये वाले जो मेंबर है ये उसी ऑब्जेक्ट के होंगे। समझ में आया? इसको आप अपने पिछले जो एग्जांपल अब तक हमने किए हैं उसके साथ कोरिलेट करो। सपोज करो मैं यहाँ पर एक मेथड और बनाता हूँ, ठीक है। मान लिया void डिस्प्ले नाम से मैंने एक मेथड बनाया, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट करवाता हूँ मैं किसको, ए को और बी को, ठीक है। और मैं इसको कॉल करूंगा, अब मैं कॉल करता हूँ T1 डॉट डिस्प्ले, T2 डॉट डिस्प्ले, और अब इसकी आउटपुट देखना। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखो, चलो मैं इसकी एक बार वैल्यू चेंज कर देता हूँ आपको ताकि ये और क्लियर होगा। मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 10 और 40 और मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। देखो इसने मुझे जो रिजल्ट दिया है, क्या दिया, ए के ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 40, फिर प्रिंट करवाया इसने ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30, उसके बाद वो बुलियन फंक्शन कॉल किया इसने। अब आप ये देखो, जब मैंने इसको T1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया, यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट का नाम तो यूज किया नहीं है कि भाई T1 यूज करना है, T2 यूज करना है ना। फिर भी इसने जब T1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो 10 और 40 इसने प्रिंट करवाया, जब T2 डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो 20 और 30 इसने प्रिंट करवाया। तो इसको कैसे पता चल गया अपने आप की भी जो ये ए है ये T1 का है या T2 का है? ये इसको पता चलता है जिस ऑब्जेक्ट से आप इसको कॉल करते हो। सेम केस आपका बुलियन, इसमें बुलियन इक्वल जो मेथड था अपना उसमें है। यहाँ पर मैंने ए और बी लिख दिया, यहाँ पर ए किसका पार्ट है, बी किसका पार्ट है, जिसने इसको कॉल किया है। ये बात समझ में आ रही है? जिसको पहले नहीं पता थी उसको ये बात समझ में आ रही है अब? स्वीटी,
सपोज करो मैं अब यहाँ लिखता हूँ T1 और यहाँ लिख देता हूँ मैं T2। अब आप मुझे ये बताओ जो A और B है ये किस ऑब्जेक्ट का पार्ट है और T किस ऑब्जेक्ट का पार्ट है? सबसे पहले A और B का बताओ। मानसी गलत है, अभी भी गलती मत करो। अभी बता के हटाऊं, जिस ऑब्जेक्ट से आप इसको कॉल करोगे ये उसके पार्ट होते हैं। किससे कॉल कर रहे हो? T2 से कॉल कर रहे हो तो ये T2 के पार्ट हो गए आपके। और T1 का पार्ट कौन सा है? T.A और T.B, ये आपका T1 का पार्ट हो गया क्योंकि इसमें हम एज आर्ग्यूमेंट T1 को भेज रहे हैं। तो T जो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कॉपी है, ये जो वेरिएबल, ये आपका T1 ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो ऑब्जेक्ट को एज आर्ग्यूमेंट ऐसे पास कर सकते हैं हम। क्लियर है सबको? अब देखते हैं कि भाई जैसे हम फंक्शन में से कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, पिछले केस में हमने ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया था, उससे पहले कई बार हम इंटीजर फ्लोट रिटर्न करते हैं, है ना? तो हम ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं। कैसे रिटर्न करेंगे वो देखो। मान लिया कि भाई मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, सॉरी मैं मेथड क्रिएट करता हूँ। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, यहाँ मान लिया मैं एक इंक्रीमेंट नाम से एक मेथड बना दिया। ये मेथड आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो इसकी रिटर्न टाइप में क्या लिखूं मैं? मुझे फटाफट बताओ, रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी अगर ये मेथड आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा? शाबाश किरण। सिमरन ठीक है। फटाफट बताओ कि भाई जो इंक्रीमेंट मेथड है ये अगर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? घर जाके थोड़ा पढ़ लिया करो, कम से कम लेक्चर लेक्चर भी अगर आप ढंग से सुनोगे तो आप इसका जवाब दे देते।
इसका रिटर्न टाइप होगा क्लास का नाम, क्योंकि क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसका ही ऑब्जेक्ट एक क्या है, वेरिएबल है। मान लेते हैं कि भाई जो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये मैं रिसीव करूंगा किसमें, T2 के अंदर, और मैं इसको कॉल करता हूँ T1 के साथ इंक्रीमेंट, ठीक है, और मैं बाद में वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मान लेते हैं कि भाई ए की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं हम, और बी की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर जो अपना ए है ये आपका T1 ऑब्जेक्ट का है, और जो बी है ये आपका T1 ऑब्जेक्ट का है, और दूसरे केस में ये मान लेते हैं T2 का, और बी मान लेते हैं T2 का। 5 मिनट बची हुई है, फटाफट करना है ये। देखो मैं इसको रन कंपाइल करता हूँ पहले। एरर, क्योंकि हमने सेमी कॉलम नहीं लगाया। दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। देखो ए की वैल्यू अपनी क्या थी, ए जो अपना T1 ऑब्जेक्ट था उसमें 10 और 40 हमने पास किया था, और जो T2 ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू ये प्रिंट करवा रहा है वो करवा रहा है 15 और 45, ये इंक्रीज कर रहा है बाय 5। अब देखते हैं काम कैसे कर रहा है ये। देखो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया T1, इसकी ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 40 है, ठीक है। T2 यहाँ पर हमने एक सिर्फ वेरिएबल क्रिएट किया है T2, इसके लिए कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। अगर आपको मेरा पुराना लेक्चर याद है, मैंने बताया था कि इस पॉइंट पे ये सिर्फ नल को पॉइंट कर रहा है T2, कोई मेमोरी इसको एलोकेट नहीं हुई है। अब T2 में हम रेफरेंस इसमें जो वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या है, T1 डॉट इंक्रीमेंट, T1 डॉट इंक्रीमेंट, इस पे आ गए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेम्परेरी नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके अंदर जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ये अपना, और ए और बी ये किसके मेंबर होंगे, जिसने इसको कॉल किया है। सिंपल सी बात है, किसने कॉल किया है, T1 ने। ए किसका है, T1 का, बी किसका है, T1 का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 15 और 45। इस वैल्यू के साथ ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा तो यहाँ पर टेम्परेरी जो वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट है टेम्परेरी, इसके अंदर ए की वैल्यू होगी 15, बी की वैल्यू हो गई 45, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहा हूँ, किसमें रिटर्न करवा रहा हूँ, T2 के अंदर। अब T2 क्या है, वो भी टेम्परेरी को पॉइंट कर रहा है ना। T1 सॉरी T2 और टेम्परेरी दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो टेम्परेरी आया है वो T2 के अंदर आया है। दोनों के दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं जब कॉल ये वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ T1 डॉट ए, तो मुझे 10, और T1 डॉट बी लिखता हूँ तो मुझे 40 मिलता है।
और दूसरे केस में मुझे 15 और 45 मिल रहा है। अब ये चीज देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट करा गया है, इस ब्लॉक के अंदर। तो जब इसने मुझे वैल्यू रिटर्न कर दी तो इसका मतलब तो क्या है, इसकी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए। गार्बेज कलेक्टर क्या है जावा का, ऑटोमेटिकली मेमोरी फ्री कर देता है। जैसे ही आप न्यू की हेल्प से कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसके स्कोप से बाहर जाती है, जावा गार्बेज कलेक्टर क्या कर देता है, फ्री। लेकिन जब यहाँ पर टेम्परेरी क्या है, T2 के पास आ गया, T2 टेम्परेरी को ऑपरेट कर रहा है, जब तक उसकी मेमोरी या जब तक वो ऑब्जेक्ट यूज में है, जब तक उसकी वैल्यू फ्री, उसका जो मेमोरी है वो फ्री नहीं होगी। समझ रहे हो? T2 टेम्परेरी को यूज कर रहा है, टेम्परेरी को यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको अगर हम फ्री कर देंगे तो T2 के पास कोई पॉइंट करने के लिए है ही नहीं। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया सबको, और टाइम भी खत्म होने वाला है। फटाफट मुझे बताओ क्लियर है या नहीं, 10-20 सेकंड बची होगी।